स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ रहना हम सभी चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हम अपने बच्चों को भी बहुत सारी सीख देते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई पक्ष हमसे छूट जाता है। शायद कोई ना कोई संकोच कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट सेक्सुअल हेल्थ की, यानी किशोरावस्था में भी सेक्सुअल हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जानकारियों की कमी होगी तो बच्चे कई मुश्किलों को समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं, छुपा देते हैं, जो आगे चलकर खतरा भी हो सकता है और विषम परिस्थितियां भी बन जाती हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि किस तरह से जो हमारे किशोर अवस्था के बच्चे बच्चियां हैं उनका जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको हम कैसे ठीक रखें, किस तरह से हम उनको जानकार बनाएं, कैसे उनको अपना बनाकर उनके साथ हम इस तरह की बातें भी करें। तो इन सारी जानकारियों के लिए आज हमने अपने साथ अपने कार्यक्रम में बुलाया है डॉक्टर राणा प्रताप सिंह हैं, जो कि सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ और सहायक प्राध्यापक रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जब हेल्थ की बात हम करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो बहुत सारे पहलुओं पे बात करते हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करने हैं, मेंटल हेल्थ कैसा हो, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा हो, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल हेल्थ की बात हो तो यहाँ पर सर अभी भी हम इतने आधुनिक कहे तो जाते हैं, लेकिन ये पक्ष हमसे छूट जाता है। अभी भी हम देखते हैं, आप तो एज अ डॉक्टर भी देखते होंगे कि हम बहुत ही फ्रीली इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं और बच्चों को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और ये जानकारी नहीं होने से किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोगों ने इस टॉपिक को चुना, क्योंकि हम लोग आज जो हमारा देश है वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारा 30 इयर्स के नीचे आता है। हम लोग काफ़ी यंग कंट्री में काउंट होते हैं। यंग कंट्री होने से हमारी पॉपुलेशन जो है काफ़ी यंग और अभी डायनेमिक है। जब बच्चे 10 साल के आसपास होते हैं तो उनके शरीर और मस्तिष्क, मानसिक और शारीरिक लेवल पे वो काफ़ी बदलाव अंडरगो करते हैं, जिसको हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, है ना। ये प्यूबर्टी उनको आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। ये इस समय जो चेंजेस बॉडी में आते हैं वो चेंजेस नॉर्मल होते हैं और शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से। अभी हम लोग जो एडोलेसेंट सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें हमें बच्चों को जो है उनको सेक्स एजुकेशन या जो जानकारियां हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में और चेंजेस के बारे में वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती हैं। शायद एज अ गार्जियन हम लोग लैक करते हैं या एज अ सोसाइटी हम लोग लैक करते हैं कि हम अपने बच्चों को उस बारे में बता ही नहीं पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इस एज में चूँकि बॉडी में डायनेमिक्स इतनी जल्दी चेंज होते रहती हैं कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, जो बदलाव हो रहे हैं शरीर में क्या वो सही है क्या वो गलत है, उसको लेके उनके मन में काफ़ी भ्रांति रहती है और इन चेंजेस से उनके शरीर पे क्या असर पड़ रहा है वो समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, और बता भी नहीं पाते हैं। बता तो बिल्कुल नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके चलते एज अ डॉक्टर आप देख रहे हैं जो आधुनिक समाज है हमारा और जो बच्चे बच्चियां इस बारे में ठीक से जानते नहीं हैं और गलतियां कर रहे हैं। जी हाँ, जी। तो इन गलतियों की वजह से किस तरह के परिणाम लेकर लोग आ रहे हैं आपके पास में? मैम, रिसेंटली हम लोग, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि रिसेंटली हमने एक केस देखा जो कि बच्चे थे, उन्होंने अपना बताया नहीं घर में और 14 इयर्स में वो प्रेग्नेंट थी और किसी को नहीं मालूम था उनके घर में। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था बच्चे के लिए भी, क्योंकि उसका शरीर तैयार नहीं था प्रेगनेंसी के लिए और उसकी वजह से जो है उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। तो मैं सभी को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को, खास करके जब वो 10 इयर्स के आसपास हो रहे हैं, ऐसे तो हमारे जो वेस्ट है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों में ये काफ़ी कॉमन है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में और उनसे कैसे डील करना है, क्या आप दूसरे एक्सपोज कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सपोज कर सकते, क्या दिखा सकते क्या नहीं दिखा सकते, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, वो बच्चों को काफ़ी पहले से बताना शुरू कर देते हैं। इसका उनको बेनिफिट ये मिलता है कि ये बच्चे जो है अपने शरीर को लेकर के काफ़ी आश्वस्त रहते हैं, एश्योर्ड रहते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है ज़्यादातर जानकारी जो है दोस्तों से सुनते हैं या पत्रिकाओं या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या थोड़ा इंटरनेट पे सर्च वगैरह करके जो भी उनके समझ में आता है तो उसको कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसको हमको लगता है मेल और फीमेल हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में। और चूँकि लड़कियों में थोड़ा बहुत
वो मदर से खुल के बात भी कर लेती हैं, तो थोड़ा बहुत मदर्स उस चीज़ को लेकर के थोड़ा जागरूक भी रहती हैं। बॉयज़ में क्या होता है कि वो पार्ट एकदम अछूता रह जाता है, बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि उनका शरीर में क्यों चेंजेस हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, क्या एबनॉर्मल है और क्या नॉर्मल है। तो मेरे को लगता है हम लोग बिल्कुल, तो हम लोग इसको 2 भागों में बांट करके करेंगे। तो लड़कियों के मामले में जैसा आपने कहा कि कभी कभी मदर के साथ थोड़ी बातचीत उनकी होती है, तो कुछ बहुत जो उनके चेंजेस हो रहे हैं, या पीरियड्स हो या इस तरह की कोई भी परिवर्तन हो रहा हो, या जैसे आपने कहा कि कम उम्र में ही प्रेगनेंसी हो गई, तो इस तरह की समस्या, और वो छुपा भी रही थी, तो मतलब किस किस तरह की समस्या होती है और कैसे कैसे इसको हम डील कर सकते हैं, मतलब खास करके अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं और अगर हमारे बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको बताइए सर। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे जो बच्चियां हैं, खास करके जो गर्ल्स हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स के आसपास, 8 साल से अपने शरीर में बदलाव जो है शुरुआत होना महसूस कर सकती हैं। तो ये बदलाव जो है काफ़ी नॉर्मल होता है। इसको लेके बच्चों में झिझक बहुत ज़्यादा होती है, वो शर्माते हैं, बता नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने आपको रिप्रोडक्शन के पर्पस से दिया रहता है। तो इसमें जब आप बॉडी जो है रेडी हो जाती है, उसके बाद ही चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो ये चेंजेस जो है नॉर्मली जो है हम लोग देखते हैं कि चेस्ट में ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट से लेकर के पीरियड्स का शुरू होने से लेकर के जो एक्सटर्नल चेंजेस जो होती हैं वो ये होती हैं। इंटरनल चेंजेस जो रहती हैं वो अंदर के ऑर्गन्स का चेंजेस और इन्लार्जमेंट उनके साइज़ का वगैरह का होता है। तो इसको लेकर के मैं सभी को ये वो कहना चाहता हूँ कि जो भी मदर्स हैं, एटलीस्ट अपनी डॉटर्स के साथ ये डिस्कस ज़रूर करें कि उनकी प्राइवेट पार्ट्स क्या हैं और वो किसको एक्सपोज नहीं कर सकते, और कौन कौन हैं जो मम्मी पापा के अलावा जो टच भी नहीं कर सकते हैं। जी जी। इसका नहीं बताने से क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या रह जाता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि, और आपको भी पता होगा और शायद बताना भी चाहता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम लोग जिन पे भरोसा करते हैं, जो घर वाले रिलेटिव्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम घरेलू हिंसा जिसको हम कहते हैं। जी हाँ, तो बच्चे उसी का शिकार ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को आपको इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेना है कि बच्चे जो है उनको परेशानी होती है तो अपने दोस्तों के पास ना जा करके और इंटरनेट के पास नहीं जा करके आपके पास आएँ। तो उसको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए चीज़ों को और उनको बताइए कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसको लेके किसी तरह से शर्माने का, घबराने का ज़रूरत नहीं है ना। तो लड़कियों में तो ये रहता बिल्कुल, है बिल्कुल। तो ये जो लड़कियों में आपने बताया कि जो शारीरिक जो चेंजेस होते हैं, मेंटल भी एज जो है वो भी बदलता है और सोच भी बदलती है, कई तरह के ख्याल आते हैं, बहुत ही रोमानियत और तरह तरह के जो आसपास लोग जो देखते हैं। आधुनिक दौर है सर, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब सब कुछ। इसमें बच्चियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पीयर प्रेशर जो हम लोग कहते हैं, जो आपके बगल वाला कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है और आप उसको देख करके प्रेशर में आइए। जो इस एज में हम लोग देखते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि हम वेस्ट में देख रहे हैं कि बच्चे जो है इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, या बच्चे जो है इस तरह से हैंग आउट कर रहे हैं रात को, या पार्टी पिकनिक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शायद हमारा देश अभी उसके लिए तैयार नहीं है। हम लोग उस जगह पे नहीं हैं जहाँ पे कि देखिए हमारी सरकार बहुत आगे है ना, गवर्नमेंट वगैरह जो है इस चीज़ को समझती है, तो वो पहले ही आपका अबॉर्शन रूल्स को काफ़ी रिलैक्स करके रखी हुई है और उस तरफ से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सोसाइटी वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो सोसाइटी एज ए सोसाइटी हम लोग अभी उस तरह से मैच्योर नहीं किए हैं। आप वेस्ट को देखिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलेशन लगभग स्टिल है, ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो गर्ल्स हैं वो एग्री नहीं करेंगी प्रेगनेंसी के लिए अगर वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप क्रॉस नहीं किए हैं, वो सोचती भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो है छोटे एज में ही बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जिससे उनका शरीर जिसके लिए तैयार नहीं होता है और मानसिक रूप से भी वो तैयार नहीं होते हैं। जो बच्चों का भी खेलने और ग्रो करने का एज है उसमें वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उस वजह से तकलीफ होती है। उसके अलावा उनको ये नहीं मालूम रहता है कि किस तरह से अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी बॉय के साथ या किसी के साथ, तो क्या आपको सावधानी रखनी है ना। उसमें बैरियर जो होता है या कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेथड्स होता है उसके बारे में हम लोग काफ़ी दूरदर्शन और इसकी तरफ से हम लोग काफ़ी बताते हैं। कई स्रोत हैं इसके और हम लोग जानकारियाँ देते ही रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सीख तो ये है कि जब आपका सही उम्र हो तभी इस ओर जाना चाहिए। उम्र से पहले जो जिसकी एक्सेप्टेंस ही
नहीं है और जो हर तरह से गलत है उस ओर जाना ही नहीं चाहिए बच्चों को। काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है मैडम कि प्रेगनेंसी जो है और फीमेल का हेल्थ वो इस हेल्थ पे डिपेंड करता है कि वो पहली बार कब प्रेग्नेंट हुई है, उसके हिसाब से उसका मेंटल और फिजिकल, बिल्कुल जी हाँ। और वेस्ट में इन पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, तो उसमें यही पाया गया है कि जो बच्चे अपने शरीर को लेकर आश्वस्त रहते हैं, जिनको पता रहता है कि शरीर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं क्या है, क्यों हो रहे हैं, वो बच्चे प्रेगनेंसी डिले करते हैं। वो गर्ल्स जब आगे मैरिड भी होती हैं तो भी डिले करती हैं, और जी। उस वजह से जो है उनके कंट्रीज़ में जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ भी सामान्य की तरफ जा रहा है। अभी हमारा देश जो है अगर एडोलेसेंट नहीं जानेंगे तो हम लोग सबसे पॉपुलस कंट्री होने वाले हैं। नेक्स्ट सेंसस में मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल और जहन में आ रहा सर, ये तो हमने सेक्सुअल या बातें की, कई बार प्राइवेट एरियाज़ में इन्फेक्शंस भी होते हैं, कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, वो भी लोग नहीं बता पाते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इससे मूत्र संबंधी भी कोई समस्याएं आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं क्या, जो बच्चे बताते नहीं हैं। जी हाँ, जनरल हाइजीन के लिए हम लोग बोलते हैं मैडम कि एडोलेसेंट जो हेल्थ रहता है, यूरोलॉजिकल हेल्थ अगर हम लोग कहते हैं जी, तो आपका बाउल जो है यानी टॉयलेट आप किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, स्टूल वगैरह किस फ्रीक्वेंसी से, कॉन्स्टिपेशन आपको रखना ही होना चाहिए। ब्लैडर बाउल जो होता है ना, ये काफ़ी कनेक्टेड रहता है, तो हम लोग ये बताते हैं कि किसी भी तरह से आपको टॉयलेट करते समय जो है आप जो है अपना सराउंडिंग्स देख लीजिए, क्लियर साफ़ सुथरी जगह पे ही टॉयलेट करना है। पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स की कमी है, और जिस टॉयलेट प्लेस को आप यूज़ कर रहे हैं अगर तो वो क्लीन वगैरह नहीं है तो उनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हमारे मैंने देखा है कई बच्चों में वो सुबह से लेके शाम तक, चूँकि स्कूल में भी वो शर्म से झिझक से टॉयलेट नहीं कर पाते, तो सुबह जाते हैं तो शाम ही को टॉयलेट करते हैं। इस वजह से भी आपका ब्लैडर में इन्फेक्शन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। लंबी दूरियों पे अगर आपको ट्रैवल करना है या आपको स्कूल वगैरह के लिए जाना है, तो मैं कहूँगा कि एक रूल के हिसाब से स्कूल के लिए जब निकलने लगी तो टॉयलेट करके ही जाइए। स्कूल में भी टॉयलेट जाना कोई असामान्य चीज़ नहीं है, अननेचुरल नहीं है। आपको टॉयलेट आता है, जाइए, आप उसके लिए शर्माइए और झिझकिए बिल्कुल मत। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ़ सफाई भी देखना बहुत ज़रूरी है, सराउंडिंग्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर यूरिनरी संबंधी जो समस्याएं हैं वो ना हो जाए। तो ये गर्ल्स के बाद हम लोग बॉयज़ की भी बातें करेंगे सर। जैसे गर्ल्स में तो अगर किस गलती हुई तो प्रेगनेंसी के रूप में वो सामने आता है, लेकिन लड़कों के तो ऐसी भावनाएं हैं कि ऐसा कुछ कर भी गुजरते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं चलता, घर वाले भी कुछ नहीं बताते हैं, तो क्या आगे चलकर इसका परिणाम होता है? नहीं, बॉयज़ में मैंने देखा है मैम कि इनसिक्योरिटी और दोस्तों से जो सुनते हैं वो लोग, उसको लेकर के उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो ज़रूरत नहीं है वैसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके घर में कोई सिखाता है उनको ये सब करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जिसको हम लोग प्रॉमिस्क्यूरिटी कहते हैं, उस तरह का बिहेवियर जो है बच्चों में हम लोग को पहले ही समझाना है। उनको भी बताना है कि उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनको ये भी बताना है कि एक 10-12 ईयर ओल्ड बॉय जो होता है वो फिजियोलॉजिकली आपको पीछे रहता है गर्ल्स के कंपैरिजन में। गर्ल्स में प्यूबर्टी जो है अर्लियर आती है, 9-10 ईयर्स पे आती है, बॉयज़ में 12-14 ईयर्स पे आती है। तो 14 इयर्स के आसपास आते हुए उनके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आने लगते हैं, जिसमें एक्सटर्नली जो है चेहरे पे दाढ़ी वगैरह का आना, शरीर का बढ़ना। इस समय मैंने देखा है आवाज़ में भी काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। बिल्कुल आवाज़ में भारीपन आना, जो आपको डिस्टिंक्ट करती हैं, लड़कियों से अलग करती हैं। लेकिन जो बच्चे मैं देखता हूँ, कुछ मदर्स को भी मैं देखा हूँ कि वो काफ़ी परेशान रहती हैं कि सर ये 12 इयर्स का हो गया, 13 इयर्स का हो गया, काफ़ी दाढ़ी वगैरह नहीं आई, इसका साइज मतलब चेंज नज़र नहीं आता, चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस वो नहीं दिख रही हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्यूबर्टी जो होता है वो एक फिक्स्ड एज पे नहीं आता है। हर आदमी का अलग जेनेटिक वो मेकअप रहता है, उसके हिसाब से हर आदमी अलग अलग समय पे प्यूबर्टी अटेन करता है। हर बच्चा यूनिक है, और कोई ज़रूरी नहीं कि उसके बड़े भाई को 10 इयर्स में दाढ़ी मूंछ आने लगा, 12 इयर्स में तो इसको भी आ जाएगा। तो उसके लिए भी उसको आश्वस्त करना है, क्योंकि वो उसका ज़िंदगी का बहुत वैल्यूएबल 2 इयर्स है। अगर आप उसको स्ट्रेस में रखिएगा हर समय कि देखो वो लंबा हो गया, वो छोटा हो गया, तो वो बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आता है। उस अननेसेसरी प्रेशर से उसको दूर रखना है, और जब प्यूबर्टी आएगा तो उसमें चेंजेस आएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। गर्ल्स के कंपैरिजन में बच्चों की हाइट, लड़कों की हाइट ज़्यादा बढ़ती है, लड़के
का मसल मास ज़्यादा होता है और बियर्ड्स वगैरह जो एक्सटर्नल चेंजेस में उसको नज़र आएंगे। प्राइवेट पार्ट्स में वो अपना साइज़ का इंक्रीज़ दिखेगा। और उसमें मैं बताना चाहता हूँ बॉयज़ में पर्टिकुलरली कि लेफ़्ट एंड राइट टेस्टिस में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि सर राइट वाला और लेफ़्ट वाले के साइज़ में डिफरेंस है, तो वो काफ़ी नॉर्मल है, वो उसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। दोनों सिमेट्रिकली बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अनटिल अनलेस आप फील कर रहे हैं कि किसी एक टेस्टिस में कोई गांठ वगैरह है तब तक घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइज़ में डिफरेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। बॉयज़ में जो हम लोग गर्ल्स में ब्रेस्ट का चेंजेस देखते हैं, बॉयज़ में जो है वो ब्रेस्ट प्लेट में हार्डनेस आपको महसूस होती है। अच्छा। तो बॉयज़ उसको भी कंफ्यूज करते हैं कि हमारे में तो ब्रेस्ट का इलाजमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रेस्ट का इलाजमेंट नहीं है, वो डिस्क रहता है, वहाँ पे टिश्यू रहता है जो कि थोड़ा कड़ा होता है, तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। मैं इसलिए नॉर्मल आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इन्हीं चीज़ों को लेकर घबराते हैं और हमारे पास आते हैं। उसके अलावा नाइट फॉल्स, और बच्चे जब एक बार प्यूबर्टी हिट करते हैं, अटेन करते हैं, उसके बाद जो है उनके बॉडी में जो प्रोडक्शन शुरू होता है स्पर्म सीमेन का, तो वो नाइट फॉल्स जो है काफ़ी नॉर्मल है। उसको एबनॉर्मल प्लीज़ मत मानिए आप लोग, वो नॉर्मल होता है और वो सिंपल मैकेनिज्म है, बॉडी अपने आप को तैयार करता है फ्यूचर रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, तो ये भी नॉर्मल है। और अगर घर में बहुत सामान्य परिस्थिति है, लोग बातचीत कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको एकदम डिस्कस करना चाहिए। आपको हाँ समझ में आना चाहिए कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, कैसे प्रिवेंट करना है। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको किन मेथड्स से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। देखिए अभी जो है कॉन्ट्रासेप्शन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, हर आदमी को जानना कि आप कह नहीं सकते मतलब कि ये हम नहीं जानेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं। गर्ल्स के लिए भी जितना ज़रूरी है, बॉयज़ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये हर तरह की जानकारी जो चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो उनको रखना है, और उनके पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी बात सामने आ रही है कि आपस में बातचीत करनी है। अगर सर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है या बच्चा कोई अलग रहता है, हॉस्टल में इधर उधर रहता है कहीं, और इस तरह की समस्या होती है सर, तो कोई ऐसा कोई साधन है हमारे पास में? एक्चुअली इसमें हम लोग देखते हैं स्कूल टीचर्स का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे कन्फाइड नहीं कर पाते हैं बाहर के आदमी में अपनी मन की बातें। जो ये लड़कपन का एज है, बच्चे बच्चे बाहर भी रहते हैं आजकल, तो बाहर जाके भी पढ़ाई करते हैं, वो अपने मन की बातें झिझक जो है दूसरे से उस तरह से शेयर नहीं कर पाते हैं। मोस्टली ऐसे केसेस में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो आपको एक बार मिल लेना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से, अपना जो लोकल है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी 18 ईयर्स तक भी आता है, उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो ये जैसे हमने लड़कियों की बात की, तो लड़कों में भी इन्फेक्शन या मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे सर। मैम ऐसा है कि अभी से आज से 30 इयर्स बैक, जब 1990 के आसपास में हम लोग गोनोरिया नाम की एक बीमारी पढ़ते थे। गोनोरिया? जी। गोनोरिया जो है इतना कॉमन उस समय का रोग होता था, जो काफ़ी 50-60 सालों से चला आ रहा था। तो वो काफ़ी ओवर्ट होता था, काफ़ी स्पष्ट होते थे उसके सिम्टम्स, और उसमें ना वाइट डिस्चार्ज पर यूरेथ्रा निकलता था, जिसको अभी आज के समय में ज़्यादातर लोग धात बोलते हैं। अच्छा। तो पर यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल नहीं है। पर यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है हम लोग कभी भी नहीं कहते हैं कि नॉर्मल है। पर यूरेथ्रल डिस्चार्ज मींस सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ ही रिलेशनशिप रहता है। गर्ल्स और बॉयज़ में जो इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट्स के, वो अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। गर्ल्स में कई बार इन्फेक्शंस ओवर्ट या स्पष्ट नहीं होंगी, उनको उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी उनको नहीं पता चलेगी। बॉयज़ में लेकिन क्या होगा कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है काफ़ी कॉमन है, और ये यूरेथ्रल डिस्चार्ज या यूरेथ्राइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज आता है, ये डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी आप सुनेंगे लोग बोलेंगे कि वाइट डिस्चार्ज आता है, तो वो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, और वो सिग्निफाई करता है कि आप जब संबंध रख रहे हैं किसी के साथ, तो उस समय आप कोई बैरियर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आगे चल के जो है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक काफ़ी सामान्य बीमारी है, यूरोलॉजिस्ट जो हम लोग फेस करते हैं, ये यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स में लीड करती है। ये यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स का मोस्ट कॉमन कॉज जो है आपका ये यूरेथ्रल इन्फेक्शंस जो
ड्यू टू प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर, या जिसमें हम लोग कहते हैं जैसे ट्रक वाले हैं, ट्रक चला रहे हैं या दूर कहीं काम कर रहे हैं घर से, जो अपने दूर रहते हैं, जिन अपने पार्टनर से दूर हैं, ऐसे में देखा गया है कि वो इस तरह के बिहेवियर्स के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो अगर आपको संबंध रखना भी है कहीं पे, तो उसके लिए बैरियर्स अवेलेबल हैं, बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डोम काफ़ी पॉपुलर है, मेल कॉन्डोम्स खास करके काफ़ी पॉपुलर होते हैं। गर्ल्स में जहाँ बात होती है, तो मैम पहले फीमेल कॉन्डोम्स को लेके उतना भ्रांति काफ़ी थी कि वो इफेक्टिव नहीं है और काफ़ी अवेलेबल भी नहीं होते थे। पर आप अभी एयरपोर्ट जाएंगे या कहीं अच्छे बड़े मॉल में जाएंगे तो फीमेल कॉन्डोम्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़के की भी और लड़की की भी, कि इन्फेक्शन में आपको सिर्फ HIV जो है वो इन्फेक्शन नहीं होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कोई भी इन्फेक्शन जो है, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, उसमें HIV भी एक इन्फेक्शन है। और HIV जितना घातक होता है, आप हंसी मजाक में इस बीमारी को नहीं ले सकते हैं। एक बार होने के बाद इसका अभी तक उपचार उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग आप लोग को जो मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि कभी भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी, अननोन पर्सन के साथ, रेगुलर पार्टनर के साथ नहीं है, तो कम से कम एज अ बैरियर कॉन्डोम यूज़ करिए। बिल्कुल, मतलब इस तरह के कई साधन हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो नाजायज़ जो है वो कुछ होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले बड़ी सीख तो हम यही देना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो फिर वो जो बैरियर की बात हम कर रहे हैं, तो वो आसानी से हर जगह है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो संक्रमण से जो भविष्य में बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, उनसे कम से कम बचा जा सके। बहुत बार इस तरह की जो समस्याएँ हैं बॉडी सेक्सुअल पार्ट्स के लिए, या फिर मेंटल फिजिकल जो भी चेंजेस आ रहा है, कई बार लोग दिखा देखी बच्चे बताते नहीं हैं, और बहुत सारी दवाएं भी बाजार में उपलब्ध हैं जिनका सेवन नहीं करना है सर। आप देखिए, खास करके अगर इस तरह का कोई कुछ हो भी जाता है तो आपको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है किसी भी हॉस्पिटल में। आप अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या वहाँ पे जाकर के मिलिए, खास के गर्ल्स के लिए है। वहाँ पे आपको अपने से दवा लेके खाने का ज़रूरत नहीं है, और अपनी लाइफ को रिस्क पे डालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप आराम से जाइए। अभी हर सरकारी अस्पताल में किसी से पूछा भी नहीं जाता है फादर का क्या नाम है या नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, प्राइवेट रहता है, आपका इन्फॉर्मेशन किसी को बताया भी नहीं जाता है। आप जाइए अपना वहाँ पे बताएं कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, और आप खुद से जो आप लोग खा करके और हॉस्पिटल में जब क्रिटिकल हो जाते हैं तो आते हैं, पहुँचते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है। और अभी 19 ईयर्स 20 ईयर्स में प्रेगनेंसी भी मेरे ख्याल से सही नहीं है, मैरिड भी है तो। जी बिल्कुल। तो इस तरह की दवाएं खुद से तो बिल्कुल नहीं लेनी है। नहीं, दवाएं पहला प्रिकॉशन जाकर सीधा डॉक्टर से मिलना है। दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, और अगर आपने एबॉर्शन ट्राई किया घर पे किसी भी बच्चे ने, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वो सच नहीं है। इंटरनेट पे जो भी जानकारी वो आधी अधूरी की स्थिति है, इसमें नहीं रहना है हम लोगों को। बिल्कुल आप भ्रम में है। आप पहले तो आप परेशान होकर के गए किसी के साथ रिलेशनशिप में, सुन करके दूसरे से, और अब जब परेशान हो रहे हैं तो आप फिर से इंटरनेट की मदद से अपने आप को अपना इलाज खुद करने का कोशिश मत कीजिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, लोकल हॉस्पिटल्स में भी आपके रहती है। आप वहाँ जाएं, मिलें, दिखवाएं। पहले तो घर में बात करना शुरू कीजिए। आप जब भी एक प्रोग्राम देखिए तो आप समझिए, सोचिए कि हमारे भी घर में बच्चे हैं, और हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि पहला प्रॉब्लम अगर कुछ होता है, कि मान लीजिए आपसे कोई मिसबिहेव करता है, या जो आपको हम लोग बताए हैं कि नॉर्मल नहीं है, और आपको कोई उस तरह से करता है। सपोज़ कीजिए अब हम बच्चे को शुरू से ही, छोटे से ही हम लोग बताना शुरू करना चाहिए हम लोगों को कि क्या प्राइवेट है, क्या प्राइवेट पार्ट्स है, और कौन उसको टच कर सकता है और कौन देख सकता है। मदर फादर के अलावा कोई अलाउड नहीं है उसको टच करने के लिए, ब्रदर और सिस्टर भी नहीं। तो अगर आप ये बात को समझ रहे हैं, छोटे बच्चे के दिमाग में इस चीज़ को शुरू से ही डालना शुरू कीजिए, ताकि वो बच्चा एक्सप्लॉइट ना हो सके, कोई उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके उसकी मासूमियत का। थोड़ा सा समय सर, जैसे ये तो जो दवाओं की बात की हमने, लड़कियों के बारे में बात की, कुछ ऐसे भी दवाएं हैं जो लड़के ले लेते हैं और फिर आते हैं आपके पास। बिल्कुल ऐसा है कि बॉयज़ और टीवी और वीडियोस पता नहीं क्या जो भी देख करके उनके दिमाग में रहता है, पर्टिकुलर इमेज बनाने की जो कोशिश करते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह का सेवन हम लोग देखते हैं।
और स्टेरॉइड से बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक मतलब आप देखेंगे कि वो किडनीज़ पे बहुत बुरा असर डालता है जी। तो मैं खासकर बॉयज़ को बोलूँगा कि आप अपने टीवी पे, इंटरनेट पे जो भी मतलब जो भी मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है जिस तरह से गलत तरीके से, अगर तो उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। और कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो आपका शारीरिक या मानसिक चीज़ जो है उसमें बदलाव ला देगी। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी के कहने पे सिर्फ अपना शरीर स्वस्थ और बढ़िया बनाने के लिए, वो एकदम गलत है। और उससे आपके स्टेरॉइड से ब्रेन पे तो असर पड़ता ही है, किडनीज पे तो असर पड़ता ही, ब्रेन पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। तो कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे, खुद को स्ट्रांग बनाना है तो अच्छा खाइए, अच्छे से व्यायाम कीजिए, सेहतमंद रहिए, दिमागी रूप से भी बिल्कुल फ्री रहिए, घर में बातचीत कीजिए, आपस में हर तरह की बात करेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। अपने शरीर को लेकर आश्वस्त रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने शरीर को लेकर बहुत ही आश्वस्त रहना है हमें। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सवाल और जहन में उठ रहा है लेकिन घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही है। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत बहुमूल्य जानकारियाँ आज आपके माध्यम से लोगों के बीच आई हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।